Hello friends, I hope all are good. Today we discuss a UPSC CSC 2025 एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। आज अपन UPSC CSC 2025 के एग्ज़ाम की एक डिटेल स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट 2025 में अपेयर होने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको 2025 की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चीज़ों को इतनी सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करवाया है कि आप इस चीज़ को अगर फॉलो कर गए तो डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा ही निकलेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 2025 में अगर आप अपेयर होना जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम लमसम मई में होगा, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है या तो वो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा या मई के कहीं मिड में होगा या मैक्स टू मैक्स जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो मैं अप्रैल तक का ही टाइम लेके चल रहा हूँ, तो आपके पास टोटल 20 मंथ्स बचते हैं, ठीक है। 20 मंथ्स, ठीक है। पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम होता एवरी ईयर है, हर साल ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को अगर पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो प्रॉपर जो इसकी डिमांड है एग्ज़ाम की, वो 18 मंथ की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, एक प्रॉपर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। 18 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। अगर राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच के साथ अपनी स्टडी को प्रोसीड किया तो, ठीक है। होता एग्ज़ाम एक साल में, मानते हैं, इतना सिलेबस इसका वास्ट है कि अगर आप बेसिक से अपना चालू करेंगे तो 12 मंथ्स में इसको कवर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। होता क्या है फिर, मान लीजिए आपने जो इसके कोर सब्जेक्ट है, मैं आगे डिस्कस करूँगा, आपने वो कंप्लीट कर लिए, आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी, उन्होंने वो कंप्लीट करा दिया, उन्होंने मेंस स्पेसिफिक वाला पार्ट भी कंप्लीट करा दिया, आपने सब्जेक्ट का ओवरव्यू तो ले लिया, लेकिन आप उसका एक डिटेल एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप उसका मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने रिवीजन 1-2 भी लगा लिए, उसके बाद आपने प्रीलिम्स भी निकाल लिया, लेकिन आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपके मेंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। क्योंकि 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है और उस सिलेबस को कंप्लीट करना जो मेंस में दिया हुआ है, वो इम्पॉसिबल तो नहीं है तो पॉसिबल कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हर एक साल में पेपर करवा रहा है तो उन्होंने सिलेबस भी उसी हिसाब से डिफ़ाइन किया होगा, उसी हिसाब से उन्होंने फ्रेम किया होगा। लेकिन अगर कोई बिगनर है, उसने कभी जीएस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो फिर उसके लिए 12 मंथ का टाइम बहुत कम पड़ जाता है। अगर आपने 2025 को टारगेट किया है तो आपने बहुत ही राइट टाइम पे एक बहुत ही राइट डिसीजन लिया है, ठीक है। क्योंकि 20 महीने का आपके पास टाइम है और 20 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। मैंने आपसे बोला, एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, एक प्रॉपर हार्डवर्क के साथ, एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच में 18 महीने की मेहनत तो लगेगी, तब जाके एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ कि पढ़ाई से ये पेपर नहीं निकलेगा, एक राइट स्ट्रेटेजी तब तक नहीं अपनाओगे तब तक ये पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। नाउ एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 2025 में अपेयर होने वाले हैं या अपेयर होने की सोच रहे हैं, आपने बहुत ही राइट टाइम पे एक राइट डिसीज़न लिया है। आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप अहेड ही रहोगे। उसका रीज़न क्या है, आगे वीडियो को देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मैंने चीज़ों को इस तरीके से क्लासीफाई किया है, इस तरीके से पार्ट्स में बांट दिया है कि आपको बहुत ही ईजी वे में आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ऑप्शनल हो, जीएस हो, सीसेट हो, सब कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को अप्लाई करिएगा, तभी मतलब निकलेगा, अदरवाइज़ कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं निकलेगा। ओके, नाउ मैंने इस चीज़ को 3 फेज़ में डिवाइड करा है। फर्स्ट फेज़ जो है वो सितंबर टू फरवरी का है। यहाँ पे आपके पास टोटल मैंने 6 महीने का टाइम दिया है आपको, ठीक है। सेकंड फेज़ जो है वो मार्च टू अक्टूबर है, यहाँ पे आपको 8 मंथ का टाइम मिलेगा। थर्ड फेज़ जो है नवंबर टू अप्रैल 2025 की बात हो रही है, अप्रैल 2025, यहाँ भी आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा। ये हो गया आपका 6:8:6, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, 20 महीने हैं, इस तरीके से डिवाइड करके चलना है, ठीक है।
अब इस 6 महीने में क्या करना है, इस 6 महीने में 8 महीने में क्या करना है और इस 6 महीने में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करने की मत सोचिएगा, जहाँ भी करना होगा मैं बता दूंगा। एक चीज़ क्लियर रखिएगा हरदम अपनी माइंड में, आप कितनी भी आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ वो हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा उसका जो बेस जो है वो हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके बगैर आप इस एग्ज़ाम को निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको आज मैं डिटेल में समझाऊंगा, उस चीज़ को समझिएगा और उस चीज़ को अप्लाई करिएगा। होता क्या है कि यूट्यूब पे इतनी वीडियो डली हुई हैं, ये तो बता देंगे कि ये बुक पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी कर लेना, ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, लेकिन कैसे कर लेना कोई नहीं बताएगा। चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, मैं ये भी बताते चलूँगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है और किस टाइम पे करना है। ठीक है ना, देखो हर चीज़ का हर एक प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को करना है और कैसे करना है ध्यान से सुनते चलिएगा। नाउ पहला फेज़ जो है आपका सितंबर टू फरवरी वाला, इस टाइम पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इस 6 महीने में आपने ओनली एनसीईआरटी को रीड करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स बैठाना चालू कर देना इनिशियल फेज से। ठीक है, विदाउट इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। टॉपिक्स में भी इंटरलिंकेजेस बनना चाहिए, सब्जेक्ट में भी इंटरलिंकेजेस बनना चाहिए, तब जाके ये आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, आज करके जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्री के क्यों ना हो, चाहे मेंस के क्यों ना हो, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वन लाइनर का टाइम गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, हर बार बोलता हूँ, प्रीलिम्स में अभी तक क्या था, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती थी टॉपिक्स की, अब ब्रॉड प्लस डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मेंस में क्या होता था, डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, अब मेंस में तो वही है, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी है आपको टॉपिक की, लेकिन प्रीलिम्स में भी अब डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होने लग गई है। ठीक है, ओनली एनसीईआरटीज़ को इस फेज़ में समझना है, पढ़ना है लाइन टू लाइन। ठीक है, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत बना लो वो गिरेगी गिरेगी। अपना बेस जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आने वाली जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब्जेक्ट की, वो बहुत ही आपको ईजी लगने लगेंगी और आपका काम उतना ही ईजी होता जाएगा। ठीक है ना, वही वाली चीज़ है स्कूल लेवल की, 9th तक क्लास अगर अच्छे से पढ़ ली 10th ईजी हो जाएगी, 11th अच्छे से पढ़ ली 12th ईजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन होता क्या, ना तो 9th अच्छे से पढ़ते हैं, ना 11th अच्छे से पढ़ते हैं, फिर 10th में दिक्कत आती है, 12th में दिक्कत आती है। उसी तरीके से यहाँ भी सेम चीज़ है, एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ सब्जेक्ट में टाइम लगता है, जिस टॉपिक में टाइम लगता है दो, क्योंकि वो उसको उस टॉपिक को टाइम की रिक्वायरमेंट है। अब ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक है फिजिकल वाली, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, उसमें 1 महीना भी लग रहा है उस एनसीईआरटी को करने में, लगाओ, क्योंकि एक बार अगर वो एनसीईआरटी क्लियर होगी ना, ये मान लो कि आपका 30% ऑफ ज्योग्राफी का काम तो वैसे ही हो गया। ठीक है, इतनी अच्छी एनसीईआरटी है, अगर आप उसको समझोगे, लाइन टू लाइन उसको पढ़ोगे, इंटरलिंकेजेस करोगे टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और एक मज़ा भी आने लगेगा। ठीक है, इस फेज़ में ओनली एनसीईआरटीज़ करनी है, कुछ नहीं करना, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई मैगज़ीन नहीं। ठीक है, कोई ऑप्शनल नहीं, कुछ नहीं, ओनली और ओनली फोकस होगा एनसीईआरटीज़ पे। ठीक है, 6 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं एनसीईआरटीज़ को करने के लिए। अब समझना कैसे करनी है, किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, नाउ मैंने आपसे कहा कि आपके जो यूपीएससी सीएससी में 4 कोर सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है आपका, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एंड ज्योग्राफी। पहले इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट करो किसी भी हालत में, उसके बाद सोसाइटी की ले लेना, उसके बाद आप जो साइंस वाला पार्ट है बाद में करना। पहले इनको कंप्लीट करो, अगर इनको कंप्लीट कर लिया तो 70 to 80% काम आपका कंप्लीट हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इनकी एनसीईआरटी समझो, टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन 6 महीने में ये एनसीईआरटी आपकी इजीली हो जाएंगी, लेकिन लगना पड़ेगा, नहीं लगोगे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, मैं क्लियर बता रहा हूँ।
आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत लगेगी। और मैंने आपसे हर बार कहा है 25 में पेयर हो रहे हो, 26 में, 27, 28 कब भी हो रहे हो, डिसीज़न इंटरनल होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स से अगर डिसीज़न लिया है यूपीएससी की तैयारी करने का, तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ 4 अटेम्प्ट भी लगेंगे, 6 भी लगेंगे, 8 भी लगेंगे, और हो सकता है फिर भी सिलेक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल डिसीज़न है, अगर इंटरनल विल से काम होगा तो गारंटेड सिलेक्शन होगा ही होगा। एक चीज़ और मैं हरदम फोकस रखता हूँ, सिलेक्शन प्रिपरेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप अपना 100% दो, आप जेन्युइन रहो अपने आप से, ठीक है। आपको अपना काम करना है एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आप तो अपना काम ढंग से करो, ठीक है। इस फेज़ में क्या करना है, ओनली और ओनली एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना है। 6 महीने तक एनसीईआरटी पढ़नी है, समझनी है, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड फेज़ की जब अपन बात करते हैं, सेकंड फेज़ में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स, रिवीजन ऑफ एनसीईआरटीज और कंप्लीट ऑप्शनल, 8 मंथ का टाइम है आपको यहाँ पे। कैसे करना है समझो। एनसीईआरटी पढ़ ली, 1 रीडिंग हो ही गई होगी 6 महीने में फेज़ 1 में, ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू फरवरी तक। अब आपके पास आता है, ये टाइम पीरियड हो गया आपके पास 2024 का, ये आपका टाइम पीरियड हो गया 2024 से 25 का, ठीक है। मार्च टू अक्टूबर 8 महीने का अच्छा खासा टाइम है, जो भी मैं यहाँ पे करने के लिए बता रहा हूँ। एक रीडिंग एनसीईआरटीज़ की हो गई, ठीक है। अब सेम कोर सब्जेक्ट का पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, ठीक है। अब कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं चीज़ों को फिर रिपीट करूँगा, आपका भी टाइम ख़राब, मेरा भी टाइम ख़राब, कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। नाउ पहले कोर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। कौन कौन सी सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट करना, ज्योग्राफी जैसे ख़त्म हो, मैं हर बार कहता हूँ ज्योग्राफी के साथ ही इन्वायरमेंट चालू करना। फिर जो मेंस स्पेसिफिक वाला पार्ट जो है वो उठाना, कौन सा, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सारा का सारा आफ्टर ये कोर सब्जेक्ट करने के बाद फिर ये आपको उठाने, ठीक है। नाउ साथ में ये करना है, साथ में रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्यों बोला, ये इसका रीज़न समझो। देखो आप ऊपर फेज़ 1 में 6 महीने के अंदर आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ के आए हो, आप समझ के आए हो, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो तो एक बार दिमाग में बैठ गया, लेकिन होता क्या है कि जीएस वाले पार्ट में कंसेप्ट भी है और रटना भी है। तो जो रटने वाला जो पार्ट है वो रिवीजन से ही होगा। जितना बार रिवीजन करोगे उतना बार दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और उतनी बार ही टॉपिक में क्लियरिटी बनती जाएगी, ठीक है। काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, एनसीईआरटीज़ भी हैं 11th 12th की, कि उनको जितनी बार रिवाइज करोगे कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये मत समझना हमने तो भाई फेज़ 1 में एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, अब हमको आगे देखने की उसको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देखनी पड़ेगी, रिवीजन देना पड़ेगा। मैं हर बार कहता हूँ किसी भी चीज़ को, पेपर को निकालने के लिए 3 पिलर, इसके लिए भी लास्ट वीडियो डाली थी, पीवाईक्यू, सिलेबस, रिवीजन। ये बताएंगे कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिलेबस बताएगा क्या पढ़ना है, रिवीजन दिलाएगा सिलेक्शन। सिंपल बात है। मैं पहले आपसे कहता हूँ क्लियर रखो माइंड में, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनानी ही नहीं है चीज़ों को। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको 2025 की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवा रहा हूँ 20 महीने की, ठीक है। नाउ एनसीईआरटीज़ का रिवीजन 7 होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये फेज़ 1 में, फेज़ 1 के टाइम आपने क्या करना है, आपको ऑप्शनल डिसाइड हो जाना चाहिए आपका इस टाइम पे। पढ़ने की नहीं बोल रहा मैं कि ऑप्शनल चालू कर देना, नो, डिसाइड कर लेना। क्यों? क्योंकि जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ये सब पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। और ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के 2 ही पिलर हैं, क्या समझ लो वो भी। ऑप्शनल को अगर सेलेक्ट करना है, ऑप्शनल को ऑप्ट करना है,
तो दो पिलर है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों एप्लीकेबल हैं आपके साथ किसी भी सब्जेक्ट में, उसको ऑप्शनल चूज़ कर लो। किसी की मत सुनो, किसी सीनियर, किसी टीचर, किसी भी की नहीं सुननी। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, बस ऑप्शनल को चूज़ करने के दो ही पिलर हैं। क्यों, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट नहीं हुआ, ऑप्शनल के साथ अगले 2 साल बिताने पड़ेंगे अगर पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है। फिर अटेम्प्ट 2 3 4 लगते गए, फिर तो ऑप्शनल चलता ही जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। ऑप्शनल को ध्यान से तसल्ली से चूज़ करना, इसी ही दो पिलर के बेसिस पे चूज़ करना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है कि नंबर नहीं आते, इसमें बहुत बड़ा है, टाइम लेगा, ठीक है, सिलेक्शन रेट का भी इस पर कम आ रहा है, कुछ नहीं सुनना। खूब अच्छे नंबर आते हैं अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ, सब्जेक्ट समझ आ रहा है तो, ठीक है। क्या पता कि आपने PSIR ऑप्ट करा, आपके ही हाईएस्ट नंबर आ गए PSIR में, ठीक है ना। इस फेज़ में, फेज़ 1 में जब आप ऑप्शनल को ऑप्ट कर लो, सेकंड फेज़ में ऑप्शनल कंप्लीट करना है, सेकंड फेज़ में ऑप्शनल आपको पढ़ना चालू करना है, ठीक है। 8 महीने का टाइम पीरियड है, 8 महीने का बहुत होता है, फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, 2024, अच्छा खासा टाइम पीरियड है 8 मंथ का। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट करनी है, आपको ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, और NCERTs का रिवीजन। और NCERT का रिवीजन कैसे करना ये भी समझो। NCERT का रिवीजन ऐसे करना है, मान लो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत के साथ फिर पॉलिटी की क्या करनी है, NCERT पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी की चल रही है NCERT पढ़ और स्टैंडर्ड बुक चल रही है पॉलिटी की, ऐसा मत करना, ठीक है। चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी की संजीव वर्मा, रमेश सिंह, कुछ भी बुक पढ़ रहे हो, या फिर मुन्नाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो, या कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, तो उसी ही टाइम पे NCERT पढ़ना, इकोनॉमिक्स की कौन सी पढ़नी है, NCERT कौन सी स्टैंडर्ड बुक, पहले डिस्कशन हुआ है प्रीवियस वीडियो में, देख लेना, ठीक है। ऑप्शनल भी आपका इसी सेकंड फेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, पहला फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, क्या करना है कैसे करना है बता दिया। एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2024 में आपका GS वाला पार्ट कंप्लीट, NCERT के 2 रिवीजन कंप्लीट, ऑप्शनल कंप्लीट, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि अगर आपने अभी डिसीजन लिया, आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप अहेड ही रहोगे, क्योंकि अक्टूबर के 2024 तक आपके साथ जो पेपर देने वाले होंगे 2025 में, ना तो उनका ऑप्शनल हुआ होगा, उनकी कोचिंग ही चल रही होगी, ना उनका GS कंप्लीट हुआ होगा, उनका 20 to 30% GS हुआ होगा, मैं बता देता हूँ क्या रियलिटी होगी, ठीक है। और ना ही और उनका CSET की बात करूँगा मैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप अहेड ही रहोगे अगर आपने इस टाइम पे डिसीजन लिया है, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपने लिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अक्टूबर तक आपका GS कंप्लीट, NCERT के 2 रिवीजन कंप्लीट, ऑप्शनल कंप्लीट। नाउ थर्ड फेज़ की बात करते हैं, नवंबर 2024 टू अप्रैल 2025, ये 6 महीने का टाइम पीरियड में कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बात कर लेते हैं। नाउ इस फेज़ में क्या करना है, रिवीजन करना है GS सब्जेक्ट का, कोर्स सब NCERT पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो गया, और ऑप्शनल का भी रिवीजन करना है। इसी टाइम पे CSET की बात करते हैं, कैसे करना है ये समझो, ठीक है। ये सब बता देंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कैसे वो कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से सुनो, वीडियो को एंड तक देखना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी ना। यहाँ पे GS का जब रिवीजन की बात आती है, आपके पास टोटल 6 महीने हैं यहाँ पे, और ये टाइम फेज बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा 2025 वालों के लिए, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। मई नहीं ले रहा हूँ मैं, अगर मई में कब एग्ज़ाम होता है वो देखेंगे, अगले साल डेट रिलीज़ होगी उसकी, ठीक है। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये चीज़ याद रखना, नवंबर टू जनवरी, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों ना आप पिछले 12 महीने से पढ़ते आ रहे हो। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा, समझना ध्यान से। इसी टाइम फेज में आपको GS का रिवीजन भी करना है, ऑप्शनल का भी रिवीजन करना है। अब समझना, ऑप्शनल का अगर 60% भी रिवीजन कर लिया ना कोई बात नहीं, 100% कर लिया बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अगर 60% भी हो गया तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पेपर 1 भी कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन GS का जो रिवीजन होगा वो कैसे होगा,
सुनो, हिस्ट्री का पहले होगा, इकोनॉमी का पहले होगा, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, ठीक है, देन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका बाद में, ठीक है, इन्वायरमेंट इसके बाद, ठीक है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सीक्वेंस में रिवीजन करना है। मतलब पहले कोर सब्जेक्ट का रिवीजन करना, उसके बाद मेंस स्पेसिफिक वाले पार्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि नवंबर टू अप्रैल बहुत ही क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे आपको लगना पड़ेगा, चाहे आप पिछले 12-13 महीने से आपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क क्यों ना किया हो, क्योंकि यही टाइम फेज जो है वो डिसाइड कर देगा कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी से हर स्टूडेंट पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है 4 महीने बाद पेपर है, लेकिन पिछले 4-5 महीने से वो पढ़ता नहीं आता, क्योंकि वो उस चीज़ को लाइटली ले जाता है, ठीक है ना। उस चक्कर में क्या होगा, प्रीलिम्स भले ही निकल जाए 5 महीने पढ़ के भी प्रीलिम्स तभी निकल सकता है, तब उसने का बेसिक्स क्लियर होंगे, उसने पहले स्टैंडर्ड बुक्स के 3-4 रिवीजन लगा रखे होंगे, ठीक है ना। 4-5 महीने में प्रीलिम्स नहीं निकलता, लेकिन वो तब निकल सकता है कि उसने पहले 2-4 अटैम्प्ट लगे हुए हैं, उसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है, बेसिक्स क्लियर है, तो ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, नवंबर टू जनवरी तक आपको रिवीजन और जीएस सब्जेक्ट का भी करना है। कैसे करना है बता दिया। ऑप्शनल का दोनों पेपर का हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर एक पेपर का तो करना ही पड़ेगा, वो मस्ट है, ठीक है। नाउ सी सेट की बात कर लेता हूँ। सी सेट में क्या है, अच्छा है, मैथ अच्छा है, आरसी अच्छी है, तो आप इसको फरवरी से उठा लेना, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है भाई। नवंबर, दिसंबर और जनवरी की बात मैंने कर ली, जीएस का रिवीजन, ऑप्शनल का रिवीजन। और फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करते हैं, और मई जब भी पेपर हो उससे 15-20 दिन जितने मिले आपको एक्स्ट्रा, वो तो डेट आने के बाद ही पता लगेगा। सी सेट अगर अच्छा है, मैथ अच्छा है और आरसी अच्छा है, तो उसको फरवरी से चालू करना। कम है, अच्छा नहीं है, नवंबर से ही चालू कर देना उसको, नवंबर से, चाहे कम ही टाइम देना, प्रायोरिटी पे तो पहले जीएस का रिवीजन, ऑप्शनल का रिवीजन, चाहे कम ही टाइम देना नवंबर से, लेकिन चालू कर देना जिसका भी सी सेट वीक है, ठीक है। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, अभी प्रीलिम्स में हो क्या रहा है कि सिलेक्शन ना होने का जो मेन रीज़न अटका हुआ है वो सी सेट अटका हुआ है। सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। आजकल तो ये हो गया कि 33% उसमें लाने हैं सी सेट में, उसी के आसपास से जीएस की कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, सी सेट पे वर्क करना पड़ेगा अगर वीक है तो। अगर ठीक ठाक है, मैथ अच्छा है, आरसी अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी बन रही है, तो फरवरी से चालू कर देना। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में सी सेट का अच्छा खासा रिवीजन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ओनली, उसमें कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ खुलेगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। नाउ फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो टाइम है, ये 3 महीने में ओनली प्रीलिम्स स्पेसिफिक पार्ट करेंगे। प्रीलिम्स में आपके 6 सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, यही जीएस के रिवीजन करते जाने हैं। अब सुनो, जब आप फरवरी में जीएस के लिए रिवीजन करोगे प्रीलिम्स के लिए, उससे पहले आप जीएस का 3 रिवीजन पहले ही करके बैठे होगे, और आपके कॉम्पिटिटर का या तो एक रिवीजन हुआ होगा या फिर एक भी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए मैंने कहा था आपका डिसीज़न एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीज़न लिया है, इसका बेनिफिट लीजिए, एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, एक राइट अप्रोच में, एक राइट डायरेक्शन में अपनी स्टडी को प्रोसीड करिए, ठीक है। डायरेक्शन लेस मत जाइए, ठीक है। नाउ कैसे करना है मैंने हर स्टेप में आपको बताता जा रहा हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में। नाउ करंट अफेयर की एक बात कर लेते हैं। करंट अफेयर आपने क्या करना है, सेकेंड फेज से चालू करना है। फर्स्ट फेज में कुछ नहीं करना, ओनली एनसीईआरटी को समझना है, ठीक है। सेकंड फेज से करंट अफेयर उठा लेना, फ्रॉम मार्च 2024 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर कर देना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था करंट अफेयर मंथली करना, पीटी के चक्कर में मत करना, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओनली और ओनली अपन को क्या करनी है, मंथली करनी है। किसी की करो, विजन की करो, दृष्टि की करो, इनसाइट की करो, वाजीराम की करो, किसी की भी करो, सारे कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, कोई कोचिंग का मटेरियल बेकार नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको जो समझ आएगा वो आपके लिए अच्छा हो गया, मेरे को जो समझ आएगा वो मेरे लिए अच्छा हो गया, इतना सा डिफरेंस होता है बस, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ से जो वो कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए भी न्यूज़ वही है, चंद्रयान 3 उनके लिए भी वही न्यूज़ बन के आएगा, उनके लिए भी वही न्यूज़ बन के आएगी। दिक्कत फ़र्क क्या आता है,
फ़र्क यही आता है रिप्रेजेंटेशन का, कौन किस तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, नाउ यही आपका पूरा मेंस का खेल है कि आप आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है, यही तो आपका मेंस में सिलेक्शन दिलाता है। आपके पास कंटेंट ही अच्छा नहीं है, चलो कंटेंट अच्छा आ गया, तो अगर स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है आंसर की, सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। ठीक है, नाउ करंट अफेयर समझ आ गया। फेज़ 2 फेज़ 3 में रिवीजन ऑफ जीएस सब्जेक्ट, ऑप्शनल का रिवीजन, पेपर 1 का तो करना ही करना है, मस्ट है, दोनों का हो जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सी सेट जिसका वीक है नवंबर से चालू कर देना, सेकंड फेज से, जिसका अच्छा है वो फरवरी से चालू कर देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 3 रिवीजन जीएस के थर्ड फेज में आते आते 3 रिवीजन जीएस के पहले लगा के बैठे हो, ये लास्ट में जो फरवरी मार्च अप्रैल में 2 रिवीजन भी लगा लोगे, 2 क्या ज़्यादा ही लगा लोगे, क्योंकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी बन जाएगी ना फरवरी तक आते आते 2025 में, कि आपको इंटरेस्ट भी बनना लगेगा और आपको चीज़ें आसानी से जल्दी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, 2-3 भी लगा दिए, 5 से 6 रिवीजन आप बिफोर द प्रीलिम्स लगा के प्रीलिम्स में बैठोगे और अगर डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं क्या कहता हूँ, मिनिमम 3 रिवीजन, मैक्सिमम 5 रिवीजन, प्रीलिम्स हो मेंस हो। ठीक है, नाउ समझ आई चीज़ें किस तरीके से अपन को ये 20 मंथ्स का यूटिलाइजेशन करना है। और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, आपने बहुत ही राइट टाइम पे एक बिल्कुल राइट डिसीज़न लिया है, इसका आप बेनिफिट लीजिए तभी मज़ा है, अदरवाइज़ तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने बताई है उसको अप्लाई करिएगा, आपके हिसाब से देखिएगा कि आपको पहले सब्जेक्ट कौन सा समझ अच्छा आ रहा है, उसको थोड़ा बाद में पढ़िएगा, जो समझ नहीं आ रहा उसको थोड़ा जल्दी कवर करने का लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, एनसीईआरटीज़ पढ़िए, समझिए ध्यान से, लाइन टू लाइन, इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक, इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट बैठाइए। फेज़ 1 में आपको ऑप्शनल को डिसाइड करना है कौन सा लेना है, किसी की नहीं सुननी, बस 2 चीज़ पे काम करके ऑप्शनल डिसाइड कर लेना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस 2 फैक्टर पे आपका ऑप्शनल डिसाइड होना चाहिए। ये फैक्टर नहीं आना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होता इस ऑप्शनल से, इसमें मार्क्स कम आते हैं, इसका भी जो सिलेक्शन रेट है वो कम आ रहा है, कुछ नहीं सुनना है, इसका सिलेबस लेंथी है, कुछ नहीं है। जब इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट जब समझ में आने लगता है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो सिलेबस भी आपको कम लगने लगेगा, सिलेक्शन भी आपको ज़्यादा दिखने लगेंगे, सब पॉजिटिव होने लगेगा। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में लेके चला करो, कॉम्प्लेक्स मत करो, पहले ही इसमें इतना वास्ट सिलेबस है, इतने कम टाइम में करना होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताया था, होता क्या है कि जो मान लीजिए 2024 में जो तैयारी करना चालू करे और 25 में जो अटैम्प्ट देने वाले हैं, मैंने आपको साथ बताया उनका क्या होगा, उनके साथ यही होगा कि जो कोचिंग कर रहे हैं उनका अभी फरवरी मार्च तक तो कोचिंग चलेगी। ठीक है, कोचिंग एक साइड में रख देता हूँ मैं, लेकिन वो अभी तक बेसिक्स पे अटके होंगे। ठीक है, बेसिक्स करने के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ कोचिंग भी जाना है, कोचिंग का भी रिवाइज करना है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि 18 महीने की इसमें एक डेडिकेटेड स्टडी चाहिए ही चाहिए। ये 8, 9, 12 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। ठीक है, निकल भले ही सकता है, लेकिन आपके फिर अगर आपने बेसिक्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आप अपने कॉलेज टाइम से एनसीईआरटीज़ पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बेस मजबूत करो, मैं आपको हर बार फोकस करता हूँ, बेस मजबूत करो। और बेस क्या है आपका, एनसीईआरटी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि फेज़ 2 में पीवाईक्यू साथ में रखना चालू कर देना, चाहे वो प्रीलिम्स के क्यों ना हो, चाहे मेंस के क्यों ना हो। फेज़ 1 में कुछ नहीं करना, ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस तो आपको टू द पॉइंट ही होना चाहिए आपके स्टार्टिंग फेज से ही। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जब फेज़ 2 में जब आप पीवाईक्यू उसको साथ लेके चलोगे तो काफ़ी बुक्स ऐसी होती है जिनको पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होते हैं, सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने होते हैं। वो कब पता लगेगा, सिलेबस से पता लगा, लेकिन क्या पढ़ना है उसमें से वो पीवाईक्यू बताएगा। ठीक है, मेंस के प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू ले लेना, सेकंड फेज से चालू करना उन पे। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में तो अपनी एनसीईआरटीज़ पे कमांड बनानी है। ओके, इस चीज़ को फॉलो करिएगा अपनी प्रिपरेशन में, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका नॉट ओनली द प्रीलिम्स, मेंस भी निकलेगा, प्रीलिम्स भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा ही आएगा। क्योंकि 20 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट, अगर एक राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच में और एक इफेक्टिव स्टडी करी पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ही लोगे। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। ओके,
और भी वीडियोस आएंगी, और भी फिल्टर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। करंट अफेयर पे भी वीडियोस चल रही हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, यूपीएससी CSE 2024 के नेम से बनाई हुई है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।